In the previous lecture, we have discussed about vector quantities and how to add them, and what are the position vector and what are the displacement vector, and various type of vectors like unit vector, similar vector, negative vector. Today we further discuss about displacement vector. तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता क्या है? अगर किसी कोऑर्डिनेट में जब x है और ये अगर y है, कोई वेक्टर a, कोई वेक्टर r1 जो है किसी पॉइंट a को शो कर रहा है और a का लोकेशन जो है इस पॉइंट पे x1 y1, और इसको हमने r1 वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और कोई पॉइंट है, ये पॉइंट हम क्या बोल सकते हैं, b बोल देते हैं, ये b बोलेंगे, और इसका है x2 और y2। अगर इसको वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये r2 वेक्टर, इसका डायरेक्शन हो गया, ठीक। तब हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी को किस तरह से लिखेंगे? ए बी इक्वल टू r2 माइनस r1, ठीक। ये कैसे आता है आपको पता ही है, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। अगर मैं बोलता हूँ यहाँ से कोई वेक्टर ये a, इसके बाद अगर b को ऐड करते हैं, तब इसका जब जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट इन ऑर्डर में जब होगा, तब इसको हम रिजल्टेंट वेक्टर r बोलते हैं। सेम टू सेम यहाँ से देखिए, अगर ये पॉइंट b है और a से b को हम ऐड करते हैं और इसका ए बी बोलते हैं इसको, वेक्टर को, तब ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी इक्वल टू, जैसे r1 प्लस ए बी, यहाँ से देख लीजिए फिर से, r1 प्लस यहाँ से लेकर यहाँ से सेम ऑर्डर में हम चलते हैं, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, तब ये r1 और ये ए बी, इसके बाद अपोजिट इन ऑर्डर में r2 है किसी भी ट्रायंगल का, तब क्या हो जाएगा? r1 प्लस वेक्टर ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? r2। ओके, तब ए बी इक्वल टू हमको क्या मिलेगा? r2 माइनस r1। तब हमारा ए बी जो वेक्टर है, ए टू बी का जो वेक्टर है, ये किससे रिप्रेजेंट होगा? r2 माइनस r1। मतलब अब इसको हम क्या बोल सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज अ वेक्टर ज्वाइनिंग इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन, ठीक। इनिशियल से फाइनल को जब कोई वेक्टर अगर जिसको ज्वाइन कर रहा है, तब उसको क्या करेंगे? हम एक क्या कहेंगे? एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहेंगे। चलिए ठीक, अब आगे देखते हैं। r1 इक्वल टू, यहाँ पे हम किस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा r1 का? x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप, और r2 का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? r2 इक्वल टू x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप। ओके, इसका ये कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट का। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं, r2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप माइनस, इसको हम ब्रैकेट में लग लेते हैं, माइनस x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तब ये कितना हो जाएगा? आई कैप में x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। ओके, अब इसका क्या हो जाएगा? ये हमको मिल गया ए बी का, ए बी वेक्टर मिल गया, इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब इसके बाद होगा इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? ए बी का मैग्नीट्यूड, इसको मैग्नीट्यूड के लिए रूट ओवर करते हैं, आई के कोऑर्डिनेट का अगर मैं इसको कैपिटल एक्स ले लेता हूँ और इसको कैपिटल वाई, तब ये क्या हो जाएगा? कैपिटल एक्स का स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई का स्क्वायर, ठीक। अगर यूनिट वेक्टर निकालना है ए बी का, तब ए बी कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी का मॉड डिवाइडेड बाई, सॉरी, ये हो जाएगा, ये ए बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए बी,
ये हमको क्या देगा, यूनिट वेक्टर देगा। किसका, इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। इसको, ये अगर हमारा कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर कोई पॉइंट ए दिया हुआ है और यहाँ पर कोई पॉइंट बी दिया हुआ है, तब इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, आर के लिए आर वेक्टर इस तरह से बनाएंगे, इसको बोलेंगे R1 वेक्टर, और इस पॉइंट के लिए हम इस तरह से बनाएंगे ये R2। अगर ए टू बी को ज्वाइन करना है तब एक वेक्टर लेंगे ए टू बी, ए टू बी के डायरेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मूव कर रहे हैं, तब हमारे ट्रायंगुलर लॉ से क्या हो जाएगा, ये प्लस ये इक्वल टू R1 प्लस ए बी वेक्टर इक्वल टू R2। तब ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमको, यहाँ से ए बी इक्वल टू R2 माइनस R1। और R2 और R1 के लिए, इसके वेक्टर के लिए हमने क्या किया था, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे कैप। क्या है, x2 की वैल्यू कितना दिया है 2 और x1 की वैल्यू कितना दिया है -2। 2 माइनस एंड माइनस हो जाएगा +2 आई कैप प्लस y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू 2 है और इसकी वैल्यू 2 है, तब ये कितना हो जाएगा 0 जे कैप। तब ये कितना हो जाएगा 2 to 4 आई ए बी इक्वल टू। ठीक, इसका मतलब ये जो एक लाइन बन रहा है, ये एक जो लाइन जा रही है, यहाँ पे देखिए येलो कलर में, ये जो लाइन जा रही है, ये लाइन क्या है 4i, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक x एक्सिस के अलोंग में, उसी के साथ में पैरेलल में 4 यूनिट एक लाइन बना रही है, जो कि x के डायरेक्शन में, आई कैप के डायरेक्शन में ये मूव कर रही है। किसमें, x एक्सिस के पैरेलल में, क्योंकि यहाँ पे y का कोई डायरेक्शन नहीं है, x है और ये कितने यूनिट है 4, इसका लेंथ है, इसका मैग्नीट्यूड 4 है और डायरेक्शन हो गया ये आई कैप। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक, तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट, SCALAR स्केलर प्रोडक्ट, एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं डॉट और वेक्टर प्रोडक्ट को बोलते हैं क्रॉस। एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस। एक्चुअली होता है क्या है, स्केलर जब हम दो वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करते हैं डॉट प्रोडक्ट, डॉट रूल के अकॉर्डिंग, तब यहाँ पे जब रिजल्टेंट हमको मिलता है वह एक स्केलर क्वांटिटी मिलता है। बट सिमिलर केस में जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं उन्हीं वेक्टर्स का, तब हमको यहाँ पे एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। अगर किसी वेक्टर में अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू का हम न्यूमेरिकल और कांस्टेंट का, कांस्टेंट और कांस्टेंट को क्या बोला जाता है, स्केलर। अगर हम वेक्टर में पहले तो क्या किए, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किए किसमें, डॉट में, उसके बाद देखें कि हम क्रॉस में क्या आता है, एक वेक्टर आता है, डॉट में करते हैं तो वेक्टर। अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी में, किसी वेक्टर में अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज, जिसको बोला जाता है नंबर, और उसी को बोलते हैं हम किसी कांस्टेंट वैल्यू और किसी स्केलर वैल्यू का अगर प्रोडक्ट करते हैं, तब क्या होता है, m क्रॉस a इक्वल टू f, मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स होता है। ये बेसिक 11th की बुक में आपने देखा ही है इस एग्जांपल को। अब यहाँ पे देख लेते हैं, अगर कोई वेक्टर r हमारे पास दिया हुआ है, r इक्वल टू 1i प्लस 2j प्लस प्लस 4k कैप, ऐसा दिया हुआ है, और कोई कांस्टेंट वैल्यू हम ले लेते हैं x इक्वल टू 3। ठीक है, तब x इंटू कोई वेक्टर, x इंटू कोई वेक्टर ले लेते हैं, तब x की जगह हमारे पास 3 इंटू वेक्टर दिया है r। अब ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4
ठीक है, तब ये कितना हो जाएगा 3i प्लस 6j कैप प्लस 12k कैप। तब आपको दिख रहा होगा ये भी वेक्टर है। हमने कहा था किसी वेक्टर क्वांटिटी में अगर किसी न्यूमेरिकल वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तब हमेशा एक वेक्टर मिलता है। कि अगर हम वेक्टर में वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, वेक्टर इंटू VECTOR, वेक्टर में वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, तब इसके लिए मैंने कहा दो टाइप के होता है, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं तब हमको स्केलर क्वांटिटी मिलती है, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तब हमको वेक्टर मिलता है। अब इसी तरह से ये जो प्रोडक्ट होता है इसको स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता है और ये वेक्टर देता है इसलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट कहा जाता है। ठीक, अब इसका नोटेशन क्या होता है, अगर कोई वेक्टर ए दिया हुआ है, यहाँ पे अगर कोई पॉइंट ये बी हो गया, ओके, तब इसको क्या कहेंगे हम, डॉट ए डॉट बी। अगर सी कोई वेक्टर ले लेते हैं, कोई सी वेक्टर होता है, तब ये जो सी होगा ये वेक्टर न होकर ये सी क्या देगा हमको, स्केलर वैल्यू देगी। स्केलर वैल्यू मतलब एक न्यूमेरिकल वैल्यू देगी। ठीक, अगर वो सेम केस में अगर ए क्रॉस बी करते हैं, ये क्या है हमारा क्रॉस, ये क्या है हमारा, ये जो है डॉट। ठीक, अगर क्रॉस बी करते हैं, ए क्रॉस बी करते हैं, तब ये हमेशा कोई सी वेक्टर देगा, ये VECTOR कोई वेक्टर देगा। ठीक, तब इसको क्या कहेंगे, इसको वेक्टर प्रोडक्ट और इसको स्केलर प्रोडक्ट। यहाँ पर कोई ब्लॉक है, इसका डिस्प्लेसमेंट D 3 मीटर ले लेते हैं और इस पे हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगा लिया। कितना, 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया और ये एंगल अगर 45 डिग्री है, इस पे लगा रहे हैं 45, तब हमारा वर्क डन क्या होता है, F डॉट DS। हमने पढ़ा है F डॉट DS। ये डॉट प्रोडक्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं F का मैग्नीट्यूड इंटू D का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ थीटा। और ये थीटा क्या है, ये जो वेक्टर जो क्वांटिटी है ये D, और ये ऊपर जो फोर्स लगा रहे हैं, ये जो फोर्स वेक्टर फोर्स है, इसका इसके बीच का, इनके दोनों के बीच का ये एंगल होता है। ठीक, अब इस केस में कितना हो जाएगा, F की वैल्यू कितनी है 10 न्यूटन और D की वैल्यू कितनी है 3 मीटर, और कॉस थीटा कॉस 45 इक्वल टू होता है 1/√2। वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा 30/√2 जूल। हम लोग इसको जानते हैं, जूल से रिप्रेजेंट करते हैं वर्क डन को। आगे देख लेते हैं अब कुछ केसेस। हमने अभी बोला कि A डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, इस थीटा की वैल्यू पे डिपेंड करता है। अगर दो वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल 0 है, तब ए बी का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, ए बी। ठीक, ये कितना हो जाएगा, ये मैक्सिमम वैल्यू। अगर इसी को हम बोल देते हैं ये 180, किस तरह से होगा, ये ए है और इसी लाइन में ये बी, तब ये मैक्सिमम वैल्यू देगी। अगर यहीं पे 180 डिग्री है, तब क्या हो जाएगा, एक का डायरेक्शन इधर है, एक का डायरेक्शन इधर है, तब क्या हो जाएगा, cos 180 इक्वल टू नेगेटिव आ जाएगी, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी नेगेटिव। ए बी में जो पॉजिटिव आ रहा था 0 पे, 180 पे वही नेगेटिव आ जाएगा। अब दोनों के बीच का एक एंगल देख लेते हैं 90 डिग्री पे। cos 90 की वैल्यू 0 है, तब थीटा इक्वल टू कितना बोला हमने 90 डिग्री। अब थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री है, तब क्या होगा, cos 90 इक्वल टू 0, मतलब एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है। अगर दोनों के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तब उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब हम फिजिकली ये बोल सकते हैं कि दो वेक्टर अगर एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तब उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 0। ठीक, और ये तो एक स्केलर है। अब देख लेते हैं थीटा की वैल्यू अगर 90 से छोटा है, तब के केस में क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं ए बी पॉजिटिव आएगा। 90 डिग्री पे है तो 0 से 90 तक क्या आता है, थीटा की वैल्यू पॉजिटिव, और 0 पे 90 पे 0 आ जाती है, तब ये कितना हो जाएगा, ए बी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अगर वहीं पे थीटा इक्वल टू ग्रेटर देन 90 है, तब ए बी का जैसे यहाँ पे नेगेटिव आया, तब ये कितना हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू होगा। तब ये कितना हो जाएगा, ए बी
वो भी नेगेटिव में आएगी वैल्यू। ठीक है, ये हो गया हमारा कंडीशन ए बी कॉस थीटा में। किसी भी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के लिए हमको एक प्लेन में लाना पड़ता है। एक प्लेन में लाने के लिए क्या करते हैं, ये अगर कोई ए है और ये कोई वेक्टर बी है, इन दोनों को अगर हमको मल्टीप्लाई करते हैं, ए और बीच का एंगल जो है वो अगर थीटा है, तब हमको मल्टीप्लाई करने के लिए ए और बी को एक प्लेन पे लाना पड़ेगा। या तो ए को बी के प्लेन में लाना पड़ेगा या तो बी को ए की प्लेन में। तब बी को हम ए के प्लेन में लाने के लिए ए के अलोंग बी का कितना पार्ट है इसको लेते हैं, या इस ए को बी के अलोंग में लेना पड़ता है, तब जाके दोनों का मल्टीप्लाई होगा। तब ए का इसके अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, अगर ए से एंगल बना रहा है तब ये बी कॉस थीटा, तब जाके ए और बी का मल्टीप्लाई होता है ए डॉट बी कॉस थीटा, ए डॉट बी कॉस थीटा। ओके, अब सेम टू सेम अगर इसको इसके बी के अलोंग में लाना है, तब बी के साथ में इस तरह से एंगल बनेगा। बी के साथ में मैंने एक लाइन 90 डिग्री का ये बना लिया, ये 90 डिग्री हो गया। अब ए जो है बी के साथ में जब बी का अलोंग में बनाएगा तब ए कॉस थीटा होगा, एक कंपोनेंट बी के अलोंग में, तब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तब भी ए बी कॉस थीटा बनेगा। प्रॉपर्टीज, अब प्रॉपर्टीज जैसे इसमें कम्यूटेटिव और चलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फर्स्ट देखते हैं। COMMU कम्यू PATI कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, इसमें सीक्वेंस चेंज करने में कोई फर्क नहीं पड़ता। ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस ऊपर वाले एग्जांपल में हमने देखा है। तब इसको क्या कर सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट जो है कम्यूटेटिव जो लॉ होता है उसको फॉलो करता है। और सेकंड में होता है इसका एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या करते हैं, ए और बी, ए के साथ में डॉट कर देते हैं बी प्लस सी को, तब ये क्या हो जाएगा, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ऐसा करने से भी आंसर में कोई चेंजेस नहीं आता, तब ये क्या हो जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है। अगर थर्ड में हम देख लेते हैं, इसी में किसी वेक्टर को सेम वेक्टर से अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, किसी वेक्टर को हम सेम वेक्टर्स के साथ में अगर मल्टीप्लाई करते हैं किससे, डॉट प्रोडक्ट से, तब ये क्या देगा हमको, ए का स्क्वायर देगा। डॉट में अगर दो वेक्टर को हम डॉट प्रोडक्ट में लेते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो एक स्केलर देगा, और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा सिंगल का उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक, दो अगर सिमिलर वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करते हैं, या तो ये बोल सकते हैं कि अगर खुद को खुद से मल्टीप्लाई करोगे तो खुद का स्क्वायर हो जाएगा, और वो जो वैल्यू होगी वो रिजल्टेंट जो वैल्यू होगी वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी। अब देखते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर, मतलब क्या करेंगे, इसी वेक्टर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, जो यूनिट वेक्टर का, ये एक्स वाई और जेड के डायरेक्शन में, एक्स वाई जेड के डायरेक्शन में जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसका डॉट क्या होता है, डॉट का जो रिजल्टेंट आता है उसको देखते हैं, और उसको कह जाते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ठीक, कोई नया चीज़ नहीं होता है, ये यूनिट वेक्टर होता है, और उसका रिप्रेजेंटेशन जो है वो हम एक्स वाई जेड के डायरेक्शन में करते हैं, तब वो क्या हो जाता है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर हो जाता है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं इसके लिए। अब मैंने बोला डॉट प्रोडक्ट किसमें, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर में, ORTHOGONAL ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट देखेंगे। क्या देखेंगे, इसका डॉट प्रोडक्ट। मैं बोलता हूँ कि ये y है और ये x है, ये y, और इधर कहीं पे ये z है। तब इसका आपको डायरेक्शन पता है, x का यूनिट वेक्टर होता है i कैप, y का होता है j कैप, और z के अलोंग होता है k कैप। तब क्या होगा, हमने बोला सेम का सेम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका स्क्वायर हो जाता है। तब देखते हैं फर्स्ट में i कैप डॉट i कैप, दोनों एक साथ 0 डिग्री बनाएंगे, तो i इंटू आई कॉस 0,
कॉस जीरो की वैल्यू आपको पता है, कॉस जीरो इक्वल टू 1 होता है। तब आई का मैग्नीट्यूड इन कॉस जीरो की वैल्यू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर है तो उनकी मैग्नीट्यूड 1 होगी, तो टोटल ओवरऑल 1 हो जाएगा। सिमिलर देखो क्या हो जाएगी, आई के बाद आते हैं जे कैप डॉट जे कैप, तब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, जे जे ये भी 1 देगा। थर्ड में देखो के कैप डॉट के कैप इक्वल टू क्या देगा, ये भी 1 ही देगा, क्योंकि के का भी यूनिट वेक्टर, के भी एक यूनिट वेक्टर है, उसका प्रोडक्ट भी 1 ही आएगा, 1 × 1 × 1 इक्वल टू 1 आएगा। अब फोर्थ में देख लेते हैं, अगर आई का जे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, आई कैप डॉट जे कैप इक्वल टू क्या देगा, आई का आई मॉड, जे का जे मॉड इंटू कॉस ऑफ, दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तब कितना बनाएगा, कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 इक्वल टू आपको पता है कॉस 90 क्या होता है, 0। तब ये क्या देगा, इसकी वैल्यू 0, 0 के साथ किसी को मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 ही देगा। अब फिफ्थ में देखो y और k एक दूसरे के क्या है, y का मतलब होगा जे कैप डॉट के कैप, ये भी क्या देगा 0। और उसके बाद दे देते हैं आई, देख लेते हैं आई कैप डॉट के कैप, ये भी इन दोनों के बीच में भी 90 डिग्री है, तब क्या हो जाएगा, ये भी 0। मतलब अब देख लिए होंगे, अगर एक डायरेक्शन में होंगे तो उसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा, मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई होगा, सेम डायरेक्शन में होंगे तब, अगर ये 90 डिग्री या परपेंडिकुलर होंगे तब क्या देगा, 0 देगा। चलिए डॉट प्रोडक्ट का एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने बोला कि कोई वेक्टर है ए इक्वल टू हो जाएगा 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक। अब बी इक्वल टू ले लेते हैं 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है, किसका, ए डॉट बी। अब ए डॉट बी का डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों के बीच का एंगल दिया नहीं है, तब उनके जो वैल्यू होंगे, जो दोनों वैल्यू दिए हैं उन दोनों वैल्यूज को हम सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, तब क्या हो जाएगा, ये अगर ये x1, इसको देख ही लेते हैं अच्छे से, ये अगर x1 है, ये y1 और ये z1 है, और ये x2 y2 और z2 है, तब तीनों का मल्टीप्लाई होगा और दोनों सब कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई होगा विथ साइन, ठीक है। चलिए देखते हैं हम, ये कितना हो जाएगा, 1 1 × 2 प्लस, सॉरी 1 × 2 प्लस 2 × -3 2 × -3 प्लस 3 × 2, ये कितना देगा, 2 1 जा 2, ये -6 और ये +6 इक्वल टू क्या देगा, इसका 2। तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। चलिए एक एग्जांपल कर लेते हैं यूनिट वेक्टर और ये जो है डॉट प्रोडक्ट का, ठीक। अगर कहीं पे दिया कोई क्वेश्चन दिया हुआ है कि एनी वेक्टर ए इक्वल टू 2i + 3j, 2i कैप प्लस 3j कैप is perpendicular to any vector b, a and y, any vector b, and b is given by ai plus
बी जे, ए आई प्लस बी जे। A vector A is perpendicular to any vector B equal to इतना, and vector B is a unit vector. Find value of A and B. Find value of A and B. अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सोचिए कैसे सॉल्व करेंगे। इस तरह से क्वेश्चन आ गया तब क्या करेंगे, ए और बी ऑप्शन में दे दिया जाएगा। ए इक्वल टू 1 ऑप्शन दिया है, ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू 4, इस तरह से कोई ऑप्शन दिया होगा, तब इसको टिक मारेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। हमको इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, सबसे पहले ए इक्वल टू दिया हुआ है, ए वेक्टर इक्वल टू दिया है, वेक्टर ए इक्वल टू दिया है 2i प्लस 3j, और कोई वेक्टर बी दिया हुआ है ए आई प्लस बी जे, और कहा हुआ है बी इज अ यूनिट वेक्टर। ये ध्यान देने की बात है ना, यूनिट वेक्टर। आपको पता है ये यूनिट वेक्टर, इससे पहले लेक्चर में देखे थे, यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ठीक, इसका मतलब हमको क्या मिलेगा, बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, बी का मैग्नीट्यूड, चलो बताओ बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू मॉड बी, और इसकी वैल्यू होगी 1, 1 इक्वल टू 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, तो 1 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और क्या हुआ, दिया हुआ है एक दूसरे से परपेंडिकुलर। अगर दो वेक्टर ए डॉट बी अगर परपेंडिकुलर है तब क्या हो जाएगा, ए बी कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू 0 है, तब क्या हो जाएगा, ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट बी इक्वल टू 0। चलो अब इसी बेस पे आप सॉल्व करते हैं, ए और बी को वैल्यू को निकालते हैं। ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2i प्लस 3j इंटू हो जाएगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप। अब इसको सॉल्व करो, 2a आई आई सेम सेम डायरेक्शन में मल्टीप्लाई होंगे तो उनका जो मैग्नीट्यूड है वो मल्टीप्लाई होगा। अपोजिट अगर कोई 90 डिग्री में है तो वो 0 होता है, इससे प्रीवियस स्लाइड में देखे थे हमने। ये हो जाएगा 2a प्लस 3b इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0। तब हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, ये 0 हो गया, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 मिला है। अब इसको आगे आप सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास क्या है, दो इक्वेशन और दो वेरिएबल। यहाँ से ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू -3/2b, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू ए स्क्वायर मतलब 3 3 9/4 बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ए की जगह में इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस का ये पॉजिटिव आ जाएगा, तब क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू ये 9 प्लस 4 13 डिवाइडेड बाई 4 बी स्क्वायर। तो यहाँ से ये हो जाएगा 4/13 का रूट ओवर इक्वल टू बी, और इसको जब यहाँ से पुट करेंगे इस पे, तब ए इक्वल टू हो जाएगा -3/2, और बी की वैल्यू ये हो जाएगा रूट ओवर 2 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 13। तब ये ए इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, -3/√13। ये हो जाएगी ए की वैल्यू, और यहाँ से हमको मिल गई है बी की वैल्यू 2/13। ठीक, अगर कोई क्वेश्चन में बोल दिया गया किसी क्वेश्चन में कि फाइंड ए एंड जी एल ई एंगल बिटवीन कोई वेक्टर ए एंड सेकंड वेक्टर बी, तब आपको क्या करना है, आपको पता ही है ए डॉट बी इक्वल टू आता है ए बी कॉस थीटा, और ये ए और बी जो है ये मॉड में आते हैं।
तब थीटा की वैल्यू, दोनों के बीच का एंगल के लिए क्या करोगे, थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स ए डॉट बी का वैल्यू मिलेगा डिवाइडेड बाई ए, और बी का इंडिविजुअल निकाल के डिवाइड करना है। ये हमको मिलेगा यहाँ से वेक्टर निकालने को, कि किसी वेक्टर के अलोंग दूसरा वेक्टर निकालना है। हमने अभी देखा था अगर ये कोई ए वेक्टर है और ये कोई बी वेक्टर है, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा बना हुआ है, तो ए के अलोंग मतलब बी का जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, जिसके साथ में एंगल बनाते हैं उसका कॉस थीटा होता है, तब बी कॉस थीटा हो जाएगा, ए के अलोंग बी का कॉस थीटा हो जाएगा, इसके साथ में इसका क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा बी के अलोंग। ठीक, तब इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, नोट करके इसको याद कर लीजिए। ये किसी क्वेश्चन में अगर गलती से पूछ भी दिया अनफॉर्चुनेटली, तो हमको पता होना चाहिए कि ऐसा भी होता है करके। चलो सबसे फर्स्ट में क्या देखें हम, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, बी का ए के अलोंग वेक्टर क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा, बी कॉस थीटा। आपको पता है अब बी कॉस थीटा, अभी हमने निकाला यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा इक्वल टू ए वेक्टर बी वेक्टर डिवाइडेड बाई ए का मोड और ये बी का मोड। ये क्या हो जाता है, अगर कंपोनेंट निकालते हैं तब ये बी का हमेशा मॉड रहता है, ये भी बी क्या है, मॉड है, ये ए का वेक्टर है, ए के अलोंग देख रहे हैं तो ए क्या है, ये हमारा वेक्टर है, बी क्या है यहाँ पर वेक्टर है, बट ये जो बी कंपोनेंट आएगा वो क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी, तब ये बी मॉड कॉस थीटा होगा। अब देखिए कॉस थीटा इक्वल टू हमने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे पुट कर लेते हैं, लेट मी चेंज द कलर ऑफ, ये क्या हो जाएगा, बी मॉड कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी डिवाइडेड बाई ए और ये बी, यहाँ से एक बी को दूसरे बी से कैंसिल कर देते हैं, ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, ये क्या हो जाएगा, बी बचा और यहाँ पे दिया हुआ है ए बटा ए का मॉड। आपको ये पता चल गया होगा मैं क्या बताना चाहता हूँ, कि ये चीज है ए कैप, तो बी के अलोंग ए के अलोंग बी का वेक्टर क्या हो जाएगा, बी ए कैप, जिसके अलोंग लेना है इसका डायरेक्शन हो गया बी का वेक्टर हो गया, बी का वेक्टर ए के अलोंग में, यही चीज हमने बोला कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए इक्वल टू वेक्टर बी डॉट ए कैप। ठीक, सेम टू सेम अगर हम अभी बोले कि इसको थोड़ा सेम टू सेम, अगर उसी को बोलते हैं नोट 2 लिख लेते हैं, इसको नोट 1, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, बी के अलोंग में लेना है, तब ये क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। ठीक, ए कॉस थीटा हो गया, ए की जगह में ए को रहने दो, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, फिर से ए बी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई ए मॉड बी मॉड, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बी का बी हो जाएगा, इसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई बी का मॉड, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, ए और बी का कैप। ठीक, हम बी के अलोंग ले रहे हैं तो बी का डायरेक्शन यूनिट वेक्टर हो गया, ए के अलोंग ले रहे हैं तो ए का यूनिट वेक्टर हो गया। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद हम आज का टॉपिक यहीं फिनिश करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डॉट प्रोडक्ट। एक क्वेश्चन बोलता हूँ, मैं बोल रहा हूँ उसको थोड़ा, ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, कंपोनेंट ऑफ एंटी कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए 2i plus 3j along
डायरेक्शन along द डायरेक्शन क्या करना चाहिए, i माइनस टू जे। ये कोई डायरेक्शन है, इसकी जगह में अगर i भी दे दिया तब भी ठीक है, i प्लस जे दे दिया तब भी ठीक है, 2i प्लस 3j दे दिया तब भी ठीक है। हमको क्या पूछा गया है ये। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमको दिया गया है a इक्वल टू दिया है 2i प्लस 3j कैप, i कैप j कैप और ये भी कैप में आता है ना, ये हो गया। तब हमारा b क्या होगा, किसके अलोंग बोला है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इतना, अलोंग जिसके बोला गया है ये हमारा a था और ये हमारा b था। हमको क्या करना था, अगर a की अलोंग लेना है तब a का कैप लेना है और b का वेक्टर, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है, ठीक। इसको ध्यान दीजिए। अब हमको बोला है b के अलोंग में बोला है, b इक्वल टू कितना दिया है, i कैप माइनस 2j कैप। ओके, तो सॉल्व करते हैं। हमको किसके अलोंग में, इसके अलोंग में बोला है, b के अलोंग में। तो हमको कैप किसका निकालना है, b का। तब b कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा, b कैप इक्वल टू हो जाएगा b वेक्टर b अपॉन b का मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले b का वेक्टर तो दिया हुआ है तो b का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। इक्वल टू क्या होगा, x का कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 2 2 4 प्लस 1 इक्वल टू √5, ठीक। ये हो गया। अब अलोंग में ले, किसके अलोंग में बोला है, b के अलोंग, तब क्या हो जाएगा a डॉट b कैप। a का कितना है 2i प्लस 3j, 2i प्लस 3j, ये a हो गया, डॉट b की वैल्यू क्या होगा, मॉड के साथ में लेना है, मतलब इसका कैप लेना है। कैप इक्वल टू वेक्टर को लिखो सबसे पहले i माइनस 2j अपॉन √5। अब इसको दोनों को मल्टीप्लाई करो, मैं निकाल लेता हूँ 1/√5 को बाहर ले लेता हूँ इसको। अगर i का i के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में x के अलोंग है, तब इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। अगर 0 डिग्री है तो ये cos 0 की वैल्यू 1 होती है, और i का j के साथ करेंगे cos 90 0 होगा, ठीक। तो 2 इंटू 1 ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस और माइनस का माइनस, 3 इंटू 2 इक्वल टू 6, ये कितना हो जाएगा, -4/√5 कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a अलोंग डायरेक्शन जो दिया गया है। एक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट।